Hello everybody, I am CS Ishika Agrawal and today is episode 3 of our case law series of company law. So in today's video, we are going to discuss most important questions from your topic of members and shareholders as well as prospectus and allotment of securities. Right, so this video is going to be very important because हम बहुत सारे important questions, past exam questions deal करेंगे इन दोनों topic से. ये टॉपिक्स आपके पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमारा आंसर्स का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, सीक्वेंसिंग कैसे होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट लेंथ ऑफ द आंसर, ये सारी बातें मैंने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में बताई थी. So I am assuming you have watched episode 1 and episode 2, and even if you have not watched episode 1 and 2 directly यहाँ मत आना, पहले at least episode 1 का starting का 10 मिनट देख लेना, what starting 10 minutes, because there you will get clarity of how should be the sequence of answer, how you should present your answer and what should be the right length of answer. Then only come back here, right? So उससे आपको एक basic idea आ जाएगा and then it will help you in discussing this question and solving this question. So जैसे सबसे पहला question है, हमारा तरीका यही है, हम पहले question पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका आंसर एक इमेजिनेटिव तरीके से माइंड में ड्राफ्ट कर लेते हैं, अच्छा हाँ ऐसे ऐसे होगा, फिर एक्चुअल में मैं आपको आंसर दिखाती हूँ कि देखो इसका आंसर इस तरह से ड्राफ्ट होता है, राइट. एंड आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं मोस्टली 3 मार्क्स के हैं. तो 3 मार्क्स का है तो लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, आधे पेज से लेके 3/4 ऑफ द पेज, जो आपकी कॉपी में 3/4 ऑफ द पेज तक आ जाए उतना ही रहेगा. बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लिखना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट 5 पॉइंट, दैट्स इनफ. ठीक है, 4 to 5 सेंटेंसेस एंड यू वुड बी डन. चलो, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी एंड आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव होता जाएगा. सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे. तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रमेश लिमिटेड, नाम से समझ जाओ पब्लिक कंपनी है क्योंकि कंपनी का नाम लिमिटेड से एंड हो रहा है. दिस इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, दिस इज पब्लिक कंपनी. अब ये एक पब्लिक कंपनी है. दिस प्रोपोजेस टू इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. ये कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है. क्यों? पब्लिक ऑफर करने के लिए. पब्लिक ऑफर करना चाहती है, पब्लिक को, जनरल जनता को ऑफर करना चाहती है कि आओ हमारे शेयर सब्सक्राइब करो. तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना है. अब आपको कंपनी क्या पूछ रही है, आपको बोला जा रहा है कि स्टेट द रिपोर्ट्स विच शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस for the purpose of providing financial information under the provision of Companies Act 2013. आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताइए कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है उसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसे कौन कौन सी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, कौन कौन सी रिपोर्ट्स डालनी पड़ेगी. तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए और सेक्शन 26 गूंजने लग जाना चाहिए. व्हाई? बिकॉज सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, साइनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. कि प्रोस्पेक्टस को साइन कौन करेगा, डेट क्या होगा, कंटेंट क्या होना चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होंगी, एवरीथिंग इज गिवन इन सेक्शन 26. सेक्शन तो याद होना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेक्शन 26 डालना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 26 में ही लिखा है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रोस्पेक्टस के अंदर होनी चाहिए. इतना आपको समझ गया है. तो सबसे पहले आप प्रोविजन एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर आंसर शुड बी द एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड इट शुड स्टार्ट विद दिस लाइन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड देन कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 26. तो सेक्शन 26 में क्या लिखा है भैया, ये बात आपको पता होगी अगर आप एक बार पढ़ रखे होंगे. तो सेक्शन 26 में ये लिखा है कि प्रोस्पेक्टस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स डालनी है वो हम यहाँ नहीं बताएंगे. उसका पावर हम देते हैं किसको? सेबी को. क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन आई टॉक अबाउट सिक्योरिटीज लॉ, सेबी इज द भगवान. सेबी को पूरा पावर दे रखा है सिक्योरिटीज लॉ के रिस्पेक्ट में. सिक्योरिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी. तो सिक्योरिटीज मार्केट का भगवान कौन है? सेबी. सिक्योरिटीज मार्केट के रिस्पेक्ट में लॉ कौन बनाता है? सेबी. तो इसीलिए व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक ऑफर, व्हेन आई टॉक अबाउट इशूइंग प्रोस्पेक्टस, दिस इज मोर कंसर्न विद सिक्योरिटीज मार्केट. यहाँ हम पब्लिक का पैसा रेज करें स्टॉक मार्केट के थ्रू पब्लिक ऑफर करके. बेसिकली वी आर गेटिंग लिस्टेड. तो ये कंपनी लिस्ट हो रही है तो अब ऑब्वियसली ये किसको, कौन इसको गवर्न करेगा? सेबी गवर्न करेगा. तो यही लॉजिक है कि इन कंपनीज के रिस्पेक्ट में अगर प्रोस्पेक्टस में क्या कंटेंट बताना है ये ज्यादा अच्छे से कौन बता पाएगा? सेबी बता पाएगी. तो इसीलिए सेक्शन 26 में ना कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं लिखा. कंपनीज एक्ट में बस इतना लिख दिया कि अच्छा जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है ना वो सेबी बताएगी, हम सेबी को पावर दे देते हैं. तो सेबी जो भी इंफॉर्मेशन बताएगी वही आपको डालना है. तो आपको भी यही लिखना पड़ेगा.
सेक्शन 26 में क्या लिखा है? सेक्शन 26 में यही लिखा है कि प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए जो सेबी बताएगी। और सेबी किससे कंसल्ट करके बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ऑब्वियसली व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज लॉ के रिस्पेक्ट में इट ऑटोमेटिकली मीन्स एमसीए। हम यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या किसी दूसरी मिनिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट येस आपको आंसर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं लिखना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखना है। तो सबसे पहले आपको पूरा सेक्शन 26 एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो आंसर किस तरह से लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और देखो सेक्शन जो है वो कीवर्ड है तो मैंने उसको अंडरलाइन करके रखा है। आप भी अपने आंसर शीट में हर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। एक स्टार्टिंग से एक अच्छी हैबिट डेवलप करके रखोगे तो वो एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड by or on behalf of public company shall be dated and signed and shall state such information and such reports on financial information as may be specified by SEBI, Securities and Exchange Board of India, in consultation with सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन बताएगा इंफॉर्मेशन कौन सी आएंगी? सेबी बताएगा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो कि ये प्रॉपर डेटेड होना चाहिए और ये साइंड होना चाहिए बाय एवरी डायरेक्टर एंड एवरी प्रपोज डायरेक्टर। ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन का एक प्रोविजो है, सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 का एक प्रोविजो है जो ये बोलता है कि जब तक इस सेक्शन के अंदर सेबी कुछ बताती नहीं है, जब तक इस सेक्शन के अंदर सेबी कुछ नहीं बताती है, तब तक सेबी ने जो रेगुलेशंस बनाए हैं, जैसे एलओडीआर रेगुलेशंस, आईसीए रेगुलेशन, सेबी ने जो रेगुलेशंस बना करके वहां जो रिपोर्ट्स बताई है वो एज इट इज यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, provided that until the SEBI specifies information and reports of financial information under this subsection, the regulations made by SEBI under SEBI, the regulations made by SEBI under SEBI Act in respect of such financial information shall apply। मतलब जब तक इस एक्ट के अंदर सेबी कुछ नहीं बता देता तब तक सेबी ने अपने रेगुलेशंस के अंदर जो बताए हैं वो एज इट इज यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेबी ने बेसिकली वहां लिस्टेड कंपनीज के लिए बताए हैं तो वो यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दिस कंपनी विल ऑल्सो बिकम लिस्टेड आफ्टर कमिंग विथ आईपीओ। ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। और इसके अलावा प्रोस्पेक्टस में एक और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस में एक ये सेंटेंस लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने कंपनीज एक्ट का, एससीआरए एक्ट का, सेबी एक्ट का पूरा कंप्लायंस किया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, आप ऑफर लेकर के आ रहे हो, पब्लिक ऑफर लेकर के आ रहे हो, तो आपको प्रोस्पेक्टस में ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ आपने कानून का कुछ भी नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। पब्लिक ऑफर से रिलेटेड कंपनीज एक्ट में, एससीआरए एक्ट में, सेबी एक्ट में जो भी बातें लिखी हुई है हमने सारी बातों का कंप्लायंस किया है। तो ये एक डिक्लेरेशन हमें देना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में। ये भी सेक्शन 26 में ही लिखा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस शेल इंक्लूड अ डिक्लेरेशन। प्रोस्पेक्टस में एक डिक्लेरेशन भी होना चाहिए अबाउट द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है। दिस एक्ट, the statement to the effect that nothing in the prospectus is contrary, contrary मतलब inconsistent to the provision of this act, this act मतलब companies act, SCRA Act, Securities Contract Regulation Act and SEBI Act and rules and regulations made thereunder। ये डिक्लेरेशन आपको अपने प्रोस्पेक्टस में देना पड़ता है कि आप कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो सेबी एक्ट, एससीआरए एक्ट, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। मतलब आप उन इन तीनों एक्ट के और रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस में हो। ठीक है। अब फाइनली आप अपना फैक्ट्स और कंक्लूजन दे देंगे कि यहाँ आपको पूछा गया था क्वेश्चन में, उतना कोई एकदम केस लॉ नहीं था, काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप का ही है, बट थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको पूछा हुआ है कि रिपोर्ट्स बताओ। बहुत ज्यादा घुमाओ फिराओ वाला क्वेश्चन नहीं था, तो ये प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब आपको पूछा है कौन सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रमेश लिमिटेड आपको पूछ रही थी ना, तो बता दो। अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रमेश लिमिटेड हु proposes to issue prospectus shall include such reports on financial information as may be specified by SEBI and declaration देना पड़ेगा about the compliance of above provision। तो आपने फाइनल एक कंक्लूजन दे दिया छोटा सा कि जो ऊपर जो कंपनी थी रमेश लिमिटेड, उसको अपने प्रोस्पेक्टस में वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी जो सेबी ने प्रिस्क्राइब की है, और साथ ही साथ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमने पूरे कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस किया है और सारे प्रोविजंस का कंप्लायंस किया है। तो ये दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। विद दिस वी आर डन विद वन क्वेश्चन ऑफ
कंपनीज एक्ट, राइट, ऑफ दिस टॉपिक। चलो एक आगे बढ़ते हैं, अब सलमान जी आ गए हैं, सलमान जी आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, मिस्टर सलमान इज द मेंबर ऑफ बजरंगी लिमिटेड। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है बजरंगी लिमिटेड। नाम से समझ जाओ पब्लिक कंपनी है, लिख लो यहाँ छोटा सा, पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि नाम लिमिटेड से एंड हो रहा है। अगर नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता तो वो प्राइवेट कंपनी होती। चलो इतना तो आप लोग समझ गए हैं। सब्सिक्वेंटली ही वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया निकल गया मिस्टर सलमान खान का। ठीक है, मिस्टर सलमान खान इंसॉल्वेंट हो गए और ही क्लेम्ड राइट टू वोट एंड राइट टू डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। उन्होंने इंसॉल्वेंट होने के बाद भी कंपनी को बोला नहीं नहीं, मेरे को राइट टू वोट मिलेगा, मेरे को राइट टू डिविडेंड मिलेगा। अब ये कंपनी परेशान होकर आपके पास आई और आपको बोला गया डिस्कस वेदर हिज क्लेम इज वैलिड और नॉट। आपको बताना है क्या सलमान सही बोल रहे हैं, क्या उनको डिविडेंड और वोट करने का राइट मिलेगा। तो दिस इज द केस लॉ। अब देखो, ये टॉपिक पढ़ते ही आपको सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या एक इंसॉल्वेंट मेंबर होता है। और आप अगर मेंबरशिप वाले टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट पढ़ोगे तो बाय द वेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 255 ऑफ द कंपनीज एक्ट यू कैन गेट टू नो कि इंसॉल्वेंट भैया जब तक उनका नाम रिमूव नहीं हो जाता रजिस्टर ऑफ मेंबर से तब तक वो मेंबर होते हैं। क्योंकि ये वाली बात हमने पढ़ी हुई है कि मेंबर कौन होता है। मेंबर हर वो बंदा होता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है। ठीक है, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ कंपनी। और मेंबर्स को ही सारे राइट मिलते हैं, राइट टू वोट, राइट टू डिविडेंड। तो आपको इस तरह का आंसर, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है क्या इंसॉल्वेंट मेंबर है। तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, जब तक उसका नाम आरओएम से रिमूव नहीं हो जाता तब तक वो मेंबर है। ऑब्वियस सी बात है, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बाद में उसके लिए एक ऑफिशियल असाइनी रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा। जब भी कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है, बैंकरप्ट होता है, तो कोर्ट उसके लिए एक दूसरे बंदे को अपॉइंट करती है, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज को, एसेट्स को बेच करके लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए। उस बंदे को बोला जाता है ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली उसके शेयर्स बेच दिए जाते हैं। बट जब तक उसका नाम आरओएम से रिमूव नहीं होता है तब तक ही इज स्टिल द मेंबर इवन इफ ही इज इंसॉल्वेंट। तो सबसे पहले आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। उसके बाद एक केस हुआ था, एक केस गया था कोर्ट में। उस केस में कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर होता है तो क्योंकि उसका सारा एसेट्स लाइबिलिटीज उसके ऑफिशियल असाइनी ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए कोई भी पैसा मिलता है जैसे कि डिविडेंड मिलता है, राइट शेयर मिलता है, बोनस शेयर मिलता है, कंपनी से जो भी पैसा मिलता है वो उसका नहीं होता है। क्योंकि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, उसका जो भी राइट्स होता है, जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, वो सब उस ऑफिशियल असाइनी रिसीवर के नाम पे ट्रांसफर हो जाती हैं। इसीलिए कंपनी से अगर कोई राइट टू डिविडेंड मिलता है या राइट शेयर बोनस शेयर मिलता है तो वो डायरेक्टली ऑफिशियल असाइनी को मिलता है। इनसॉल्वेंट बंदा जो है मिस्टर सलमान, वो उस डिविडेंड को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब तक उनका नाम आरओएम से रिमूव नहीं हो जाता तब तक ही विल हैव राइट टू वोट, ही विल हैव राइट टू वोट। तो अब आप इस केस लॉ को एक ऊपर तरीके से पिक्चर कर पा रहे होंगे कि अच्छा इंसॉल्वेंट जो होता है, मेंबर तो होता है जब तक उसका नाम आरओएम से हट नहीं जाता और उसके पास राइट टू वोट होता है, पर डिविडेंड वगैरह का राइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड बोनस राइट ये सब किसको मिलता है? उसके ऑफिशियल असाइनी रिसीवर को। क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाती है, उसका जो भी ऑफिशियल असाइनी रिसीवर होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे होंगे। हाँ, इसका आंसर तो समझ गए, लेकिन लिखना कैसे है भैया, लिखें कैसे? तो सबसे पहले आपको फैक्ट्स लॉ लिखना पड़ेगा कि लॉ क्या बोलता है। तो लॉ ये बोलता है कि अगर कोई इंसॉल्वेंट है तो ही मे बी अ मेंबर, वो मेंबर बन सकता है जब तक उसका नाम आरओएम से हट नहीं जाता। जब तक उसका नाम आरओएम में है तब तक वो मेंबर है। जैसे ही उसका नाम आरओएम से हट जाएगा ही विल सीज टू बी अ मेंबर। तो insolvent may be a member as long as his name is on the register of member। जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तब तक ही इज मेंबर एंड उसके पास राइट टू वोट होता है। सो इंसॉल्वेंट इज एंटाइटल टू वोट। बट अगर उसके शेयर्स में कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिलता है जैसे कि डिविडेंड, बोनस, राइट, ये सब ऑफिशियल असाइनी को मिलता है, जो रिसीवर होता है उसको मिलता है, तो इंसॉल्वेंट बंदा अपना राइट खो देता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट लेने का। इसीलिए यहां पास लिखा हुआ है बट ही लूजेस ऑल द बेनिफिशियल राइट्स इन शेयर्स एंड
कंपनी विल पे डिविडेंड ऑन हिज शेयर टू ऑफिशियल असाइनी रिसीवर। देखो मैंने ये वाली बात बोली थी कि कंपनी ये डिविडेंड किसको देगी, उसका जो भी ऑफिशियल असाइनी होगा, सलमान खान का जो भी ऑफिशियल असाइनी रिसीवर होगा उसको मिलेगा। और ये कहाँ डिसाइड हुआ था, ये केस में डिसाइड हुआ था। तो आपने यहाँ लॉ बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है भैया। जो इंसॉल्वेंट होता है वो तब तक मेंबर होता है जब तक उसका नाम आरएम से हट नहीं जाता, और उसको राइट टू वोट रहता है, लेकिन राइट टू वोट के अलावा जो भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है वो सब ऑफिशियल असाइनी को ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ आपने लॉ समझा दिया। अब आपको फैक्ट्स ऑफ द केस समझाना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन में क्या हो रहा है। तो आप इन द गिवन केस करके लिखेंगे, राइट। उसके बाद आप लिखेंगे इन द गिवन केस, हमारे केस में क्या हो रहा है। मिस्टर सलमान एक मेंबर थे, मेंबर ऑफ बजरंगी लिमिटेड बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ही क्लेम्ड राइट टू वोट एंड रिसीव डिविडेंड। आपने फैक्ट्स को 2 लाइन में शॉर्ट में समझा दिया कि मिस्टर सलमान थे, वो इंसॉल्वेंट हो गए, वो राइट टू डिविडेंड और वोट मांग रहे हैं। अब आप फाइनल कंक्लूजन देंगे कि दस इट इज कंक्लूडेड दैट मिस्टर सलमान कैन हैव राइट टू वोट बट ही कैन नॉट हैव राइट टू डिविडेंड। मतलब हिज क्लेम फॉर राइट टू वोट इज वैलिड बट हिज क्लेम फॉर डिविडेंड इज नॉट वैलिड। तो ये आपको फाइनल कंक्लूजन देना पड़ेगा कि दस इट इज कंक्लूडेड दैट द क्लेम ऑफ मिस्टर सलमान टू वोट इज वैलिड बट क्लेम टू रिसीव डिविडेंड इज नॉट वैलिड। इस तरह से आप प्यारी तरीके से इस आंसर को लिखेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, सबसे पहले प्रोविजंस, फिर फैक्ट्स एंड लास्ट में कंक्लूजन। और ये इतना छोटा आंसर क्यों है, मार्क्स भी तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना ही लिखोगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा 10 पेज नहीं भरना है। इट इज मोर देन इनफ कि आपने देखो 4 पॉइंट लिख दिया, 4 पॉइंट लिख दिया 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, दैट इज इनफ। और जितना क्वेश्चन ने पूछा था, क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो हमने फुलफिल कर दी, देन इट्स इनफ। इट्स अननेसेसरी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, खींच खींच के नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखो। जो क्वेश्चन ने पूछा है वही बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। क्वेश्चन में पूछा है राम कौन है तो राम कौन है बताओ, सीता कौन है ये मत बताना, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आपका आंसर भी शुड बी द टू कॉपी ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्ट वही बताना है, ठीक है। सो इससे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा एंड द क्वेश्चन इज एमएनओ एंड कंपनी, एमएनओ एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म अप्लाइड फॉर शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम है एमएनओ एंड कंपनी। उसने एक कंपनी का शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड उसका शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया, और ये पगली कंपनी, द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू पार्टनरशिप फर्म, ये पगली कंपनी इसने अलॉट भी कर दिया। हे माँ माता जी, इन द गिवन कंटेक्स्ट व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। अब ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा है ना। ऐसे तो आप सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होता है, उसकी कोई सेपरेट पर्सनैलिटी नहीं होती है, और इसीलिए इट इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपने नाम पे शेयर नहीं खरीद सकता क्योंकि पार्टनरशिप अपने आप में लीगल पर्सन है ही नहीं। ये बात आप सबको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ दिया कि बताओ व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट कंफ्यूज मत हो, इसमें घुमा फिरा के वही पूछना चाह रहा है कि क्या ये अलॉटमेंट हुआ, ये सही हुआ कि गलत हुआ। आप एक लाइन में बता देंगे मैम गलत हुआ, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पार्टनरशिप फर्म शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर रही है। आपके दिमाग की घंटी बजना चालू हो गई होगी, नहीं कर सकती नहीं कर सकती नहीं कर सकती, गलत है गलत है गलत है। ठीक है भैया, शांत हो जाओ, गलत है। फिर भी ये कंपनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, सीएस नहीं होगा इस कंपनी में, इसलिए इस कंपनी ने क्या कर दिया, अलॉटमेंट भी कर दिया। आप बोलेंगे घोर घोर गलत हो गया, घोर कलयुग और गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म क्या लायबल होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी ना। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म लायबल नहीं होंगे। सो दिस इज द वेरी क्लियर कट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, देखो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में समझा देना। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म एक लीगल पर्सन नहीं है, इसीलिए वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो किसी भी कंपनी का शेयर खरीद ही नहीं सकती अपने नाम पे, इट कैन नॉट बिकम मेंबर। लेकिन सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी की वो मेंबर बन सकती है, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी की बन सकती है। बट यहाँ एबीसी लिमिटेड, दिस इज नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का नाम लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड से एंड नहीं होता है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। तो एक पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। और इसीलिए यहाँ जो कंपनी ने अलॉटमेंट किया है ये वैलिड ही नहीं है,
ये वॉइड है, ये इनवैलिड है, और इसीलिए क्योंकि ये इनवैलिड अलॉटमेंट है तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म लायबल नहीं होंगे उन शेयर्स का पैसे देने के लिए। आगे देखो इस आंसर को लिखा कैसे है। फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन कि एक जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एक लीगल पर्सन नहीं होती है, एंड इसीलिए वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्यू जुरिस। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट स्यू जुरिस, therefore it cannot in its own become a member of the company। वो किसी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। तो यहाँ हमने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया। अब फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे समझाएंगे, देखो फैक्ट्स ऑफ द केस में आप लिखेंगे इन द गिवन केस, हमारे केस में क्या हो रहा है, MNO company, a partnership firm applied for shares in ABC Limited and the company allotted 6 shares required by partnership firm। आपने फैक्ट्स ऑफ द केस में बता दिया कि हाँ हमारे सिचुएशन में एक पार्टनरशिप फर्म थी MNO, उसने एबीसी को अप्लाई किया और एबीसी ने अलॉट भी कर दिया, और फिर आप बताएंगे कि नहीं भैया ये अलॉटमेंट वैलिड नहीं है, ये अलॉटमेंट इनवैलिड है, ये अलॉटमेंट वॉइड है भैया, वॉइड है। यहाँ पर आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। जब आप अपनी आंसर शीट में आंसर लिखेंगे ना, वहां जब बताएंगे ना कि अलॉटमेंट इनवैलिड है, तो इट वुड बी बेटर अगर आप इसको अंडरलाइन कर दें। मैंने तो पूरा ही अंडरलाइनिंग कर रखा है, बट आप भावनाओं को समझो। सिर्फ इस वर्ड को, इनवैलिड एंड वॉइड को ना अंडरलाइन कर देना, तो वो चेक करके ऐसे नजरों में आएगा कि अच्छा कीवर्ड है ये, तो ही विल नो कि हाँ आपको आंसर पता है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन कर लिया करो। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो अलॉटमेंट है ये इनवैलिड है, और फाइनल कंक्लूजन शुड बी एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। एग्जैक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, तो आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए देयर विल बी नो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, नीदर देयर विल बी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर नॉर देयर विल बी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपका जो आपका कंक्लूजन होगा, मार्क माय वर्ड्स, जो आपका कंक्लूजन होगा दैट शुड बी एग्जैक्ट टू कॉपी ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट पूछा है ना उसी का जस्ट क्रिस्प आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज द लाइबिलिटी, तो एग्जैक्ट उसका आंसर दे दो कि दस नीदर द पार्टनर्स नॉर द पार्टनरशिप फर्म कैन बी हेल्ड लाइबल सिंस द अलॉटमेंट इज इनवैलिड। दोनों में से कोई भी लाइबल नहीं होगा, उनकी लाइबिलिटी जीरो होगी, उनकी लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होगी। तो दिस कंक्लूजन शुड बी एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are three type of person, okay, there are three type of person, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी, ट्रेड यूनियन एंड पॉनी, तीन तरह के लोग हैं। वन इज सेक्शन 8 कंपनी, अनदर इज ट्रेड यूनियन एंड थर्ड इज पॉनी। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन इसी को मैं थोड़ा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे रही हूँ। वेदर LLP कैन बिकम मेंबर ऑफ ABC लिमिटेड, या फिर रुको मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और मजेदार बनाती हूँ। क्वेश्चन है इसी के आगे ना, इसी के आगे पार्ट 2 क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ MNO and company is a limited liability partnership। क्वेश्चन है व्हाट वुड बी योर आंसर। अगर आप हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, बिकॉज माई हैंड्स आर फ्रीजिंग राइट नाउ, इसीलिए मैं कुछ भी लिख रही हूँ, मतलब अच्छी तरीके से नहीं लिख पा रही हूँ, बट यू कैन रीड योर राइट। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ MNO लिमिटेड इज एन LLP, मतलब आप अज्यूम करो कि ये जो MNO एंड कंपनी है ये एक LLP है। अब बताओ आंसर क्या होगा आपका, अब बताओ कि ये LLP लायबल होगी कि नहीं। ठीक है, सोचना, और मेरे को आंसर या तो कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, कमेंट करके ही बता देना, या व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, जो भी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी राइट आंसर बताएंगे इसका, ठीक है।
क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग कि अगर ये ऊपर वाली सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म की जगह एलएलपी होती तो आपका क्या आंसर होता, सेम सिचुएशन सेम फैक्ट्स में। ठीक है, तो आई वुड बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एक और एडिशनल क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, वाओ, ठीक है, ग्रेट। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। नंबर वन सेक्शन 8 कंपनी, नंबर टू ट्रेड यूनियन, नंबर थ्री पॉनी। और ये तीनों ने क्या किया, दे अप्लाइड फॉर मेंबरशिप इन अ पब्लिक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये तीनों ने एक पब्लिक कंपनी में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, मतलब एक एक्स वाई जेड लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, उसका शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया, उसका मेंबर बनने के लिए। Whether the application of these three person to become a member of XYZ Limited can be accepted as per the provision of Companies Act। अब आपको Companies Act का नॉलेज लगाना है और ये बताना है क्या इन तीनों का जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैन इट बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम लोग वो वाला शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे कि एप्लीकेबल प्रोविजन फिर फैक्ट्स ऑफ द केस फिर सिचुएशन। क्वेश्चन में तीन तरह के लोगों के लिए अलग अलग पूछा है ना, तो रेदर वी कैन डिवाइड आंसर्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। लाइक पहले हम सेक्शन 8 कंपनी को लेते हैं, देन सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पूरा लिख देंगे, फिर हम ट्रेड यूनियन को लेते हैं, फिर हम ट्रेड यूनियन के बारे में पूरा लिख देंगे, फिर हम पॉनी को लेंगे, फिर हम पॉनी के बारे में पूरा लिख देंगे, और लास्ट में वन लाइनर में कंक्लूजन दे देंगे कि इन तीनों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर को ड्राफ्ट करेंगे ना, आपको समझ जाएगा कि हमने यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर को क्यों ड्राफ्ट किया। वो बाय द कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर अब देखो आपको पूछा है ये लोग मेंबर बन सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको मेंबर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी या एटलीस्ट मेंबर के बारे में कोट करना पड़ेगा कि द टर्म मेंबर इज डिफाइंड इन 255 सेक्शन 2 क्लॉज 55 में मेंबर्स डिफाइंड है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एनी पर्सन sui juris, एनी पर्सन sui juris मतलब एनी पर्सन हु इज competent टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, एनी पर्सन हु इज competent टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। So any person who is competent to contract, they can become member of the company as per section 2 clause 55 of the Companies Act 2013। अब आपको सेक्शन 8 कंपनी के रिस्पेक्ट में सेपरेट बताना पड़ेगा, पॉनी के रिस्पेक्ट में सेपरेट बताना पड़ेगा, ट्रेड यूनियन के रिस्पेक्ट में सेपरेट बताना पड़ेगा। ये तीनों बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे सेक्शन 8 कंपनी को पकड़ लिए, पहले सेक्शन 8 कंपनी हेडिंग सब हेडिंग डाल दी अपने आंसर्स में ना, अगर सब हेडिंग हो सके ना तो डालो और उस सब हेडिंग को अंडरलाइन करो, अगर हेडिंग हो सकती है ना तो हेडिंग भी डालो और उस हेडिंग को भी अंडरलाइन करो। इट क्रिएट्स गुड 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 इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द चेकर। ओके, तो आप यहाँ पर एक सब हेडिंग दे दिए कि सेक्शन 8 कंपनी एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, राइट। अब आप सेक्शन 8 कंपनी के बारे में लिखोगे, सेक्शन 8 कंपनी अल्टीमेटली होती तो कंपनी है ना, एंड ऑब्वियस सी बात है, बीइंग अ कंपनी इट इज ऑब्वियसली अ सेपरेट लीगल पर्सन, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज इट इज अ कंपनी। एंड क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती? बिल्कुल खरीद सकती है मैम, हमने पढ़ा है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, तभी तो होल्डिंग सब्सिडी और फलाना ढिकना का कंसेप्ट आया ना। होल्डिंग सब्सिडी का कंसेप्ट ही कैसे आता अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती थी तो। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, खरीद सकती है। सो यहाँ पर एक सेक्शन 8 कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, यस खरीद सकती है, लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि हर कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है और उस मेमोरेंडम के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी के पावर्स डिफाइंड होते हैं कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकती है, कंपनी कौन कौन से बिजनेसेस कर सकती है, कंपनी कौन कौन से काम कर सकती है। तो अगर एक कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहती है, तो हमारे पास ये पावर होनी चाहिए, और ये पावर कहाँ होनी चाहिए? हमारे मेमोरेंडम में। तो अगर एक सेक्शन 8 कंपनी किसी दूसरे जगह के शेयर खरीदना चाहती है, तो हमारे मेमोरेंडम में पावर होनी चाहिए टू इन्वेस्ट इनटू शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। और ऑब्वियस सी बात है, मेमोरेंडम में पावर है फिर बिंदास कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेमोरेंडम में पावर नहीं है तो नहीं कर सकते, पहले जाओ मेमोरेंडम ऑल्टर करो, मेमोरेंडम में पावर डालो, उसके बाद ही आप कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मली कंपनीज अपने मेमोरेंडम में ये पावर डालती ही है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि यस, सेक्शन 8 कंपनी मेंबर बन सकती है प्रोवाइडेड उसके मेमोरेंडम में ऑथराइजेशन होनी चाहिए, उसके मेमोरेंडम में पावर होनी चाहिए। तो आप यहाँ कैसे लिखेंगे? अ नॉन प्रॉफिट कंपनी मतलब सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8। अ नॉन प्रॉफिट कंपनी इज ऑलवेज, सेक्शन 8 क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8 कैन बिकम अ मेंबर। कैन सर, हाईलाइट करो, कैन बिकम मेंबर, यस इट कैन बिकम मेंबर, बट ओनली एंड ओनली इफ
It is authorized by memorandum of association to invest into share of another company. अगर उसके मेमोरेंडम में पावर है तो ही वो कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। अलग अलग मत करना, यहाँ एक एक बार में एक्सप्लेन करना, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वही बोला है, क्या सेक्शन 8 कंपनी मेंबर बन सकती है, क्या ट्रेड यूनियन मेंबर बन सकती है। तो आप एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे, साथ साथ में ही हो जाएगा कि सेक्शन 8 कंपनी एक्सप्लेन कर दिया। डन। अब ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को उठाओ, ट्रेड यूनियन के बारे में सब लिखो, फिर पौनी को उठाएंगे, पौनी के बारे में सब लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब देखो, आपने सब हेडिंग डाल दी ट्रेड यूनियन एज अ मेंबर और उसको अंडरलाइनिंग दे दी। ऐसे सब हेडिंग डालना और अंडरलाइनिंग दे देना। अगर सब हेडिंग डालना पॉसिबल होगा ना तो अपने आंसर्स में सब हेडिंग डालना, अंडरलाइनिंग देना, उससे लगता है कि हाँ आपको एक्चुअल में आता है आंसर। तो ट्रेड यूनियन एज अ मेंबर हमने सेपरेट एक वो दे दिया, हेडिंग दे दिया, उसके अंदर लिख दिया कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। आपको पता है ट्रेड यूनियन एक सेपरेट लीगल बॉडी होती है और उसके लिए भी एक सेपरेट कानून है, विच इज ट्रेड यूनियन एक्ट। जैसे कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है ना, वैसे ट्रेड यूनियन के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट है। तो जैसे कंपनीज को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है, सिमिलरली ट्रेड यूनियंस को ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है, एंड दे आर अ सेपरेट लीगल बॉडी, they have a corporate personality, they are separate legal person, and that is why a trade union is competent to contract, it is capable to contract, and yes, it can purchase a share of a company, it can hold a share of a company in its own name। ये वाली बात आपको बतानी पड़ेगी। ये कौन से एक केस में डिसाइड हुई थी, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन वर्सेस धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। इस केस में ये चीज डिसाइड हुआ था कि हाँ ट्रेड यूनियन भी मेंबर बन सकती है। तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रेड यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर एंड कैन होल्ड शेयर्स इन द कंपनी इन इट्स ओन कॉर्पोरेट नेम। यस, ट्रेड यूनियन अपने नाम पे शेयर्स होल्ड कर सकती है। यहाँ नक्की हो गया ट्रेड यूनियन वाला। 2 मार्क्स पक्के भैया। 1 मार्क्स आपको यहाँ ट्रेड यूनियन में मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपको यहाँ सेक्शन 8 में मिल जाएगा। ऊपर दिस विल बी एडिशनल 255। अब थर्ड पॉइंट है पौनी का। भैया पौनी मेंबर बन सकता है कि नहीं? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पौनी होता कौन है। आधे लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने मेरे से क्लास की है उनको तो पता ही होगा कि पौनी कौन होता है। नॉर्मली हम लोग जब शेयर्स को प्लेज करते हैं, बेल करते हैं, उधार में जब हम कोई उधार लेते हैं तो बदले में गिरवी रखते हैं ना, तो वही बात है, जब हम बदले में गिरवी रखते हैं तो उसको मॉर्गेज बोला जाता है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो उसके लिए टर्म यूज होता है मॉर्गेज। बट अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो उसके लिए टर्म यूज होता है प्लेज। और आपको पता है कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है? सर इसमें गलती मत करना, सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो यू नो दैट शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब भी हम अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं ना तो उसके लिए टर्म यूज होता है प्लेज। Pledge. So for example, there is a company Edu Mention Private Limited. For example, there is a company Edu Mention Private Limited and I am holding shares of this company. So I am the shareholder of this company. मैंने SBI से जाकर के लोन लिया और लोन के बदले में मेरे को कुछ गिरवी रखने का था, तो मैंने क्या कर दिए, अपने शेयर्स को प्लेज कर दिए। तो मैंने लोन लिया, मैंने प्लेज रखा है, सो आई एम द प्लेजर, जिसको पॉनर भी बोलते हैं, एंड एसबीआई जिसके फेवर में मैंने प्लेज किया है, दैट पर्सन इज प्लेजी और पॉनी। सो हु इज द पॉनी? पॉनी इज दैट पर्सन इन हुज फेवर आई हैव मेड प्लेज। मैंने अपने शेयर्स जिनको गिरवी रखे हैं, तो मैंने रखे हैं तो आई एम पॉनर, और एसबीआई को गिरवी रखे हैं तो एसबीआई इज पॉनी। सी दिस इज द थिंग, हु इज पॉनी? जब हम शेयर्स गिरवी रखते हैं, प्लेज करते हैं, तो पॉनर और पॉनी का रिलेशन बनता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो आपको मैं एक बात बताऊं, अगर शेयर्स हम प्लेज करते हैं, यहाँ प्लेज मॉर्गेज से अलग होता है, ये बात तो आपको पता चल गई होगी। प्लेज टोटल अलग होता है, मॉर्गेज टोटल अलग होता है। बट प्लेज, जब आप किसी शेयर्स को प्लेज करते हो, जैसे मैंने शेयर्स को प्लेज किया, तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं, आई एम स्टिल द ओनर। और एड्यू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड का एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा, आपको पता होगा कंपनी का एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है। तो एड्यू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड का एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होगा जिसमें उसके सारे शेयर होल्डर, सारे मेंबर्स का नाम लिखा होगा। तो वहां अभी भी मेरा ही नाम लिखा होगा कि आई एम द मेंबर।
अगर मैंने वो शेयर्स गिरवी रख दिए, मैंने वो शेयर्स प्लेज कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी मेरा नाम काट करके आरओएम से एसबीआई का नाम चढ़ा देगी। व्हाई? बिकॉज आई एम स्टिल द ओनर ऑफ दैट कंपनी। द ओनरशिप इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड इन द फेवर ऑफ प्लेजी। द ओनरशिप इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड इन द फेवर ऑफ पॉनी। पॉनी is not the owner of share, and that is why he doesn't have absolute ownership in front of law. He can't claim himself to be the shareholder. He can't claim himself to be the member of the company. वो अपने आप को नहीं बोल सकता कि मेरे पास एब्सोल्यूट राइट है। और आपको मैं एक बात बता दूं, पॉनी के पास राइट टू फोरक्लोजर भी नहीं होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोरक्लोजर? फोरक्लोजर मतलब एसबीआई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि अब आप अपने शेयर्स रिकवर नहीं कर पाओगे मेरे से, जाओ भूल जाओ शेयर्स, भूल जाओ मेरे हो गए शेयर्स। नो, एसबीआई मेरे को ये नहीं बोल सकता। दैट मीन्स एसबीआई हैज नो राइट टू फोरक्लोजर। ठीक है। तो अगर मैं बाद में पेमेंट में डिफॉल्ट करती हूँ तो हाँ वो सेल कर सकता है, लेकिन वो कोर्ट को ये नहीं बोल सकता, फोरक्लोजर के लिए स्यू नहीं कर सकता कि आई विल लूज ऑल राइट ऑन माई शेयर्स, और वो शेयर्स फिर उसी के नाम पे हो जाएंगे, मेरे सारे राइट्स, उसको रिकवर करने के राइट्स खो देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता, वो कोर्ट को ऐसा नहीं बोल सकता। इसीलिए बोला जाता है कि प्लेजी के पास राइट टू फोरक्लोजर नहीं होता है। ओनरशिप मेरे ही पास है, उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ही डजंट हैव राइट टू फोरक्लोजर। तो ओनरशिप इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड, आई एम ओनली द ओनर ऑफ दो शेयर, और उस शेयर के रिस्पेक्ट में डिविडेंड, बाकी सारे बेनिफिट्स मुझे ही मिलेंगे, मेरा ही नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है। पॉनी मेंबर नहीं होता है। पॉनी शेयर्स के रेस्पेक्ट में कभी मेंबर नहीं होता है। जो पॉनर होता है, जैसे कि मैं जिसने शेयर्स प्लेज किए, ही ओनली कंटिन्यूज टू बी द मेंबर, और उस शेयर्स के रेस्पेक्ट में जो सारे राइट्स हैं वो पॉनर को ही मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, पॉनी हैज नो राइट टू फोरक्लोजर, पॉनी के पास राइट टू फोरक्लोजर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है। एब्सोल्यूट ओनरशिप यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही है, पॉनी के पास राइट टू फोरक्लोजर नहीं है। अभी भी ओनरशिप राइट मेरे पास है कि हाँ मैं उस प्लेज से रिकवर कर सकती हूँ। जैसे ही मैं उसका लोन, एसबीआई का लोन वापस करूंगी, मैं अपना शेयर्स रिकवर कर सकती हूँ, प्लेज से बाहर निकाल सकती हूँ। इसका मतलब उसके पास राइट टू फोरक्लोजर नहीं है, उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है। एंड his equitable title cannot exceed what is specifically granted by law. वो अपने आप को ओनर नहीं बता सकता। his title cannot be exceed what is granted by law. लॉ में जो उसको टाइटल दिया है, लॉ में जो उसको राइट दिया है, उससे एक्सीड नहीं हो सकती, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब वो ओनर नहीं बन सकता शेयर्स का। ही इज जस्ट अ पॉनी। इन दिस सेंस प्लेज डिफर्स फ्रॉम मॉर्गेज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लेज और मॉर्गेज अलग अलग होता है। इन द व्यू ऑफ अवर्व, अ पॉनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द होल्डर ऑफ शेयर प्लेज्ड इन हिज फेवर। जो हम प्लेज की बात कर रहे हैं, जो शेयर्स मैंने प्लेज किए हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम पॉनी को मेंबर नहीं मान सकते। I am only the member in respect of those shares which are pledged in the favor of Pawnee. And Pawnee cannot continue, sorry, and Pawner matlab I. Pawner continues to be the member and can exercise his right of member. Pawner only continues to be member and I can exercise my right of member. So this was the concept of Pawnee. अब यहाँ आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा, और अगर आप ऐसा बढ़िया आंसर लिखते हैं ना, आउट ऑफ मिलेगा, बता रही हूँ आउट ऑफ मिलेगा, 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और ना इसके लास्ट में मैंने कंक्लूजन नहीं दिया, बट इसके लास्ट लाइन में आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं, जो क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड थी। क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड थी कि वेदर, देखो मैं इसको मिटा के फिर से हाईलाइट कर रही हूँ। क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड थी वेदर द एप्लीकेशन ऑफ दीज 3 पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इन तीनों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या इन तीनों को शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो फाइनल कंक्लूजन आपका 1 लाइन में होना चाहिए कि सेक्शन 8 कंपनी और ट्रेड यूनियन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट पॉनी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो इसको आप कैसे लिखेंगे 1 लाइनर में? द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एंड trade union can be accepted, however the application of pawnee cannot be accepted. ये आपका 1 लाइनर कंक्लूजन होना चाहिए लास्ट में। यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, आपको सिंपल डायरेक्टली पूछा है यहाँ कि बता दो ये तीनों मेंबर बन सकते हैं कि नहीं, तो सिंपली आपको तीनों का अलग अलग लिखना है। सेक्शन 8 कंपनी का बता दो वो बन सकता है कि नहीं, ट्रेड यूनियन का बता दो वो बन सकता है कि नहीं, फिर पॉनी का बता दो। 3 मार्क्स पक्के। लास्ट में एकदम क्रिस्प में कंक्लूजन दे देना यहाँ पर
आंसर एंड करने से पहले कि ऊपर वाले दोनों का यानी सेक्शन 8 कंपनी और ट्रेड यूनियन का एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड, हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ पॉनी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, इसके बाद भी डाउट होगा तो पूछ लेना, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ रहा है ये केस लॉ और आंसर राइटिंग का तरीका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के सबको आइडिया आ जाता है कि अच्छा हाँ ये इस तरह से होगा, बट लिखना किस तरह से है उसमें छक्के छुड़ जाते हैं कि यार स्टार्ट कैसे करें, यार एंड कैसे करें। उसी के लिए है ये केस लॉ सीरीज। ठीक है, तो हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके एक्सपर्टाइज आ जाएगी। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई सेंड ऑल दिस पीडीएफ्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, so you will get access to all this case law series pdfs and notes in my telegram channel, so please do join my telegram channel for getting this notes. Okay, so आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज की केस लॉ सीरीज कंप्लीट हो जाएगी एंड कल की केस लॉ सीरीज में अगेन वी विल डिस्कस questions from these two topics only, members and shareholders, prospectus and allotment of securities. ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑन रिसिप्ट ऑफ 85% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये पास एग्जाम क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऑन रिसिप्ट ऑफ 85% मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में 85% मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ था, किसके प्रोस्पेक्टस में? एक कंपनी है सूर्या लिमिटेड, उसके प्रोस्पेक्टस में। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो 90% होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आगे पढ़ो पहले क्वेश्चन को। ऑन द रिसिप्ट ऑफ 85% मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, सूर्या लिमिटेड अलॉटेड 500 शेयर्स टू भानु। सूर्या लिमिटेड को जैसे ही 85% सब्सक्रिप्शन मिला, उसने अलॉटमेंट चालू कर दिया और उसने 500 शेयर्स भानु को अलॉट कर दिए एंड मनी वाज डिपॉजिटेड इन शेड्यूल बैंक, और जो पैसा आया उसको शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लेटर ऑन भानु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट कंटेंडिंग दैट द अलॉटमेंट वाज इरेगुलर। बाद में भानु ने बोला कि नहीं नहीं, ये अलॉटमेंट वैलिड नहीं है, ये अलॉटमेंट गलत है, ये अलॉटमेंट इरेगुलर है। डिस्कस वेदर द कंटेंशन ऑफ भानु इज करेक्ट। आपको डिस्कस करना है क्या भानु सही बोल रहा है कि भानु गलत बोल रहा है, ये आपको बताना है। और आप एक चीज तो समझ गए होंगे भैया, ये जो खेल है यहाँ सब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का खेल है। और सेक्शन नंबर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, 39, सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और सेक्शन 39 में ये लिखा हुआ है कि हम तब तक शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, मिनिमम अमाउंट नहीं मिल जाता जो हमने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है। अब आप बोलोगे मैम प्रोस्पेक्टस में तो 85% मेंशन था, 85% तो मिल गया ना। रुको जरा, सबर करो। हमारा एक सिक्योरिटी लॉ का भगवान है, वो कौन है? सेबी। सेबी ने रेगुलेशंस बना करके मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बताया है एंड दैट इज 90%। तो सेबी ने अपने रेगुलेशंस में ये बताया है कि कम से कम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, अदरवाइज योर इशू विल फेल, अदरवाइज यू कैन नॉट अलॉट सिक्योरिटीज। जब तक मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता, मतलब कम से कम 90% खरीदार नहीं आ जाते, तब तक आप एक भी शेयर्स नहीं बेच सकते, एक भी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, और वो इशू फेल हो जाएगा, सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये बात आपको पता है, सेक्शन 39 में लिखी हुई है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद ही हम अलॉटमेंट कर सकते हैं। और सेबी ने अपने रेगुलेशंस में प्रिस्क्राइब किया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, कम से कम 90%, कम से कम 90%। आप अपने आर्टिकल में 90% से कम भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर आपको प्रिस्क्राइब करना है तो 90 या 90 से ज्यादा करो, बिकॉज 90 इज मिनिमम। मिनिमम सेबी ने बोल दिया 90 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, 90 से कम तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए। और आपको आर्टिकल में प्रिस्क्राइब करना है 92% करो, 95% करो, 90 से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%, 90% से कम नहीं कर सकते, 90% से कम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात आप समझ गए हैं, यहाँ पर कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, फिर भी कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है भानु सही बोल रहा है, ये अलॉटमेंट गलत है, ये अलॉटमेंट इरेगुलर है। और अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो कंपनी को सबका पैसा 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड करना पड़ेगा। और अगर 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करती है तो फिर उसके बाद से 15% के रेट से ब्याज लगना चालू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा।
तो आप क्वेश्चन समझ गए हैं, क्वेश्चन का इंटेंट समझ गए हैं और आंसर में लिखना क्या है वो भी समझ गए हैं। अब डिसाइड करते हैं सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 39 मेंशन करना पड़ेगा, जहां ये बताना पड़ेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिले बिना हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते, और सेबी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% बताया है। ये सारी चीजें आपको प्रोविजन ऑफ द लॉ बतानी पड़ेगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे 39 और सेक्शन को जरा अंडरलाइन करें, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड। मतलब हम जो सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर किए हैं उसका अलॉटमेंट तब तक नहीं करेंगे अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस हैज बीन सब्सक्राइब्ड। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल नहीं जाता, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल नहीं जाता, तब तक नहीं कर सकते। एंड द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन मनी हैज बीन पेड एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी। और जब तक हमें जो एप्लीकेशन का पैसा है, जो हम एप्लीकेशन के साथ मंगाते हैं, वो पैसा मिल नहीं जाता जब तक सामने वाले ने चेक या किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पे नहीं कर दिया। सो सेक्शन 39 में लिखा हुआ है कि आप अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिल जाता एंड जब तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है सेक्शन 39 में नहीं लिखा है। सेक्शन 39 में नहीं लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है, सेबी ने बताया है। So in this context, SEBI has prescribed the minimum subscription of 90%, including underwriters commission. Obvious सी बात है, underwriters के subscription को include करके सबका मिला के 90% होना चाहिए कम से कम। So underwriters का subscription include करके minimum कितना होता है, minimum subscription 90%, right? एंड अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए 90%? 30 डेज के अंदर आ जाना चाहिए। अगर 30 डेज के अंदर नहीं आता है तो फिर 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा। अगर 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं किया तो 15% के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। सो ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी कि इफ द अमाउंट मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम पेएबल इज नॉट रिसीव विद इन 30 डेज, 30 डेज को हाईलाइट करो कि अगर 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन द एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड विद इन 15 डेज। उस केस में हमें सबका पैसा, सबका जो एप्लीकेशन मनी मिला है वो हमें रीपे करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर from the date of closure of issue, and if such money is not repaid within the said date, the directors who are officer in default shall jointly and severally liable to pay interest at the rate 15% per annum। अगर 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करते हैं तो जिन डायरेक्टर्स की वजह से ये डिफॉल्ट हुआ, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा वो लोग लाइबल हो जाएंगे 15% से इंटरेस्ट देने के लिए। सो यहां से यहां तक अपना क्या हो गया, एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ लॉ। दिस आर आवर एप्लीकेबल प्रोविजन, जहां हमने सेक्शन 39 को अलग अलग पैराग्राफ में मेंशन कर दिया। अब देखो ये प्रोविजंस बहुत बड़ा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एक ही पैराग्राफ में डाल दोगे। देखो ये कितना बड़ा सारा था, तो मैंने इसको 3 अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड करके डाला है। बहुत बड़ा था ये, तो खिचड़ी पक जाती। इतना बड़ा अगर आप एक ही पैराग्राफ में पूरा डाल दोगे, लाइक सेक्शन 39 से स्टार्ट करते तक 15% तक एक ही पैराग्राफ में होता, तो वो रीडेबल नहीं होता, वो रीडेबल नहीं होता उस केस में। इसीलिए अगर आपका प्रोविजंस बहुत बड़ा होता है ना, तो ट्राई करो पैराग्राफ्स डिवाइड करने का, बीच में लाइन, एक एक लाइन की स्पेसिंग दिया करो पैराग्राफ्स के बीच में, राइट। सो डिवाइड योर आंसर्स इन पैराग्राफ। अब यहाँ 3 पैराग्राफ्स में अपना क्या हो गया, प्रोविजन एक्सप्लेन हो गया, जहां हमने सेक्शन 39 को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको फैक्ट्स ऑफ द केस में आना पड़ेगा कि हमारे केस में क्या हुआ। हमारे केस में बताना पड़ेगा कि एक कंपनी थी सूर्या लिमिटेड, उसने अलॉट कर दिया। हमारे केस में क्या हुआ, एक कंपनी है सूर्या लिमिटेड एंड उसने 85% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलते ही अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन 90% मिला क्या, नहीं मैम 90% तो मिला नहीं, जस्ट 85% मिला है, हमने अलॉटमेंट कर दिया, तो गलत किया। क्योंकि सेबी बोलता है कि 90% मिलने के बाद ही अलॉट कर सकते हो, 90 से पहले नहीं कर सकते। इवन आप अपने आर्टिकल में भी नहीं लिख सकते 90 से कम, 90 से कम तो अलाउड ही नहीं है। आप अपने आर्टिकल में भी 90 से कम नहीं लिख सकते। तो अगर आप अपने आर्टिकल में 85% लिख रहे हो तो गलत किए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिर भी 90 ही माना जाएगा, और आपने 90% नहीं आया, फिर भी आपने अलॉटमेंट कर दिया, तो यहाँ भानु बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये अलॉटमेंट इरेगुलर है और कंपनी को सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके।
तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन द गिवन केस, हमारे केस में क्या हुआ, इन द गिवन केस द प्रोस्पेक्टस ऑफ सूर्या लिमिटेड शोज 85% एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज लेस देन 90%। हमारे केस में एक कंपनी है, उसके प्रोस्पेक्टस में 85% मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है जो कि 90% से कम है। इस फैक्ट्स में आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि सूर्या लिमिटेड अलॉटेड शेयर्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ जस्ट 85% मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ जस्ट 85% सब्सक्रिप्शन। अब आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा कि हाँ, भानु बिल्कुल सही बोल रहा था। दस योर कंक्लूजन शुड बी दस भानुस कंटेंशन दैट द अलॉटमेंट इज इरेगुलर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है, देखो आपका फाइनल क्वेश्चन क्या है, आपका फाइनल क्वेश्चन है डिस्कस वेदर द कंटेंशन ऑफ भानु इज करेक्ट। क्या भानु सही बोल रहा है, वेदर द कंटेंशन ऑफ भानु इज करेक्ट। तो आपका कंक्लूजन भी यही होना चाहिए कि भानु का कंटेंशन करेक्ट है कि नहीं। तो आपका कंक्लूजन यही होना चाहिए कि भानु का कंटेंशन जो बोल रहा है कि अलॉटमेंट इरेगुलर हुई है वो बिल्कुल 100% है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सूर्या लिमिटेड कैन नॉट प्रोसीड विद अलॉटमेंट अनलेस इट रिसीव्स एटलीस्ट 95% मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब तक उसको 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता तब तक वो अलॉटमेंट नहीं कर सकती। और आप यहाँ एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं कि उसको 15 दिन के अंदर अंदर 30 दिन वेट करेगा, वो 30 दिन के अंदर अगर नहीं मिलता है मिनिमम अलॉटमेंट, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड करना पड़ेगा। और यहाँ जो उसने अलॉटमेंट किया वो वैलिड ही नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं होगा। लाइट चली गई, सो आई एम लुकिंग लाइक भूत, बट दैट्स टोटली ओके। तो द थिंग इज कि ये अलॉटमेंट सही नहीं है, ये अलॉटमेंट इनवैलिड है क्योंकि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया। ये अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता, उनका पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ योर आंसर। इस तरह से आपका आंसर डिवाइडेड होना चाहिए, प्रोविजंस ऑफ द लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारे ऑलमोस्ट 4 to 5 बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में सॉल्व किए, तो इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर सोचे किस तरह से जाते हैं और लिखे किस तरह से जाते हैं। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो ओवर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स एंड PDFs. Okay. I'll see you in the episode 4. In episode 4 also we will discuss questions from topic of members and shareholder and prospectus and allotment. Right. I'll see you in the next episode. Till then, keep learning because the more you learn, the more you grow, and the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye.